हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है, वेलकम है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 9th का यूपी बोर्ड ए मैथ का जो पेपर अर्धवार्षिक हुआ 2023-24। इस पेपर को हम लोग अच्छे से समझते हैं। और इसके पहले हम बता दें कि यदि आप हिंदी के पेपर को, अंग्रेजी के पेपर को, क्लास 9th साइंस के पेपर को यदि नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के चेक करें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें। यदि स्टूडेंट आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आइए हम लोग इस पेपर को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। यह प्रश्न पत्र आप लोगों का 2 खंडों में बटा हुआ है, खंड अ और खंड ब। खंड अ में बहुविकल्पी क्वेश्चन है जैसा कि आपको पता है, और खंड ब डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन है और 70 अंक का पूरा पूर्णांक है। और इसमें पहला खंड अ शुरू होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि OMR पर भरने होते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्याएं हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? 4 विकल्प यहाँ पर देखिए। कोई भी प्रत्येक जो भी परिमेय संख्या होती है वो एक वास्तविक संख्या मानी जाती है, अर्थात जो विकल्प होगा इसमें राइट होगा वो सी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा, एक वास्तविक संख्या। तो पहला जो प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में इसमें दिया गया है, प्रत्येक परिमेय संख्या के लिए सी वाला विकल्प आप राइट काट दीजिए। इसके बाद प्रश्न संख्या दूसरा देखिए, दूसरा, निम्न में बहुपद नहीं है। ये देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। x के घाते 2 + 5x + 6, बी है x के घाते 5 + 7y, सी है करड़ी में x + 2x, डी है x - 5। देखिए बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद जो है जिस पर मैक्सिमम घात होता है, जिस पर कोई न कोई चर राशि पर घात हो, वो बहुपद कहलाता है। लेकिन कोई ऋणोत्तर जो घातांकी पद होता है वो बहुपद नहीं होता। जैसे यहाँ पर तीसरा वाला देखिए, सी का करड़ी में x, इस पर कोई पूर्णांक वाला घात नहीं है बल्कि अंडर रूट दिया है, इसलिए सी वाला विकल्प आपका इसमें राइट होगा, ये बहुपद के अंतर्गत नहीं आएगा। प्रश्न तीसरा देखिए, रैखिक समीकरण 2x + 3y = 6 का आलेख y अक्ष को निम्नलिखित में से किस बिंदु पर काटता है? देखिए 4 बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं, A, B, C और D। तो 2x + 3y = 6, इसका जब आलेख आप बनाएंगे तो इसमें डी वाला विकल्प राइट होगा, जो कि y अक्ष को काटेगा। चूँकि ये बोल रहा है ना कि y अक्ष को काटता है, यानी कि कोई भी चीज़ होता है जब y अक्ष पर काटेगा तो x की वैल्यू वहाँ पर 0 मानी जाएगी। यथा जैसे देखें ये x अच्छा है और ये वाला y अक्ष हमने ड्रा किया है। तो चूंकि ये बोल रहा है प्रश्न कि y अक्ष पर काटता है, y अक्ष पर काटने का मतलब कि x जो होता है वो भुज का मान 0 होगा। x की वैल्यू, x की वैल्यू यदि 0 रखेंगे इसी समीकरण में 2x + 3y = 6 ये दिया गया इक्वेशन है, इसमें हम क्या करते हैं x के स्थान पर 0 रखते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक, तो y की वैल्यू 2 का मतलब हमने x की वैल्यू क्या रखा था 0 और y की वैल्यू कितना आया 2। तो यहाँ पे ये निर्देशांक आपका राइट हो जाएगा, जहाँ पर हम इस y को दिखा देंगे। चूँकि 2 मात्रक है यहाँ पर y अक्ष पर 1 और 2 यूनिट चला जाएगा, तो इसमें डी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या चौथा देखिए, लिखा है चौथा वाला 6x के घाते 3 + 2x के घाते 2 + 3x में बहुपद की घात होगा। देखिए बहुपद की घात जो उस पद में बीजी व्यंजक में जो मैक्सिमम घात होता है, चर राशि पर अधिकतम घात ही उस बहुपद की घात होती है। तो यहाँ पर 6x के घाते देखिए मैक्सिमम कितना है 3 दिया है, इसका 2 है, इस पर 1 है, तो x के घाते चूँकि 3 है अतः बहुपद की घात भी यहाँ पे 3 होगा, अर्थात बी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा, चौथे का बी। प्रश्न संख्या 5वां देखें, अब ये जो दिया गया चित्र है इसमें कोण AOB ज्ञात करना है। देखिए हालांकि AOB इसमें नाम नहीं दिया है, x के वैल्यू 120 दिया है, y की वैल्यू यहाँ पर पूछा जा रहा है, इसका मतलब यही है। तो इसमें क्या करेंगे, चूँकि आप लोग जानते हैं कि रेखा के एक तरफ के कोण का योगफल 180 होता है, तो उधर वाला यदि 120 दिया है x की वैल्यू तो y की वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगी। 180 में से जब 120 घटाएंगे तो 60 अंश निकल करके आएगा, यानी ए वाला विकल्प इसमें राइट हो जाएगा। जैसे चूँकि इसमें आपका जो है x का वैल्यू जो है 120 अंश दिया है, चूँकि आप लोग जानते हैं कि रेखा के एक तरफ के कोण 180 होते हैं, तो जैसे 120 रखेंगे पक्षांतर करेंगे तो 60 अंश इसका मान निकल आएगा, अर्थात ए वाला विकल्प इसमें जो 60 दिया है वो राइट होगा।
अब प्रश्न संख्या 6 देखें। 6A दिया गया आपके सामने चित्र है, जिसमें ये बोल रहा है कि यम और यन दो समांतर रेखाएं हैं और इसको कोई एक यल जो है तिर्यक रेखा काट रही है। ये ऊपर वाला कोण यहाँ पर 45 अंश दिया गया है और यहाँ पे x की वैल्यू बताना है, x का मान ज्ञात करना है, x और y का। तो देखिए इसमें होगा क्या, चूँकि यदि दो समांतर रेखाएं और यम यन हैं और इसको कोई तीसरी तिर्यक रेखा यल काटती है तो इनके जो संगत कोण बनने वाले हैं ये बराबर होते हैं। यदि यह 45 अंश है तो y का भी मान 45 होगा। तो x की वैल्यू यदि पूछ रहा है तो x का मान कितना होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रेखा के एक तरफ के कोणों का एक फल 180 होता है, तो 180 में से 45 घटाएंगे तो यह जो मान है x ये निकल आएगा। 180 में से जैसे ही आप 45 घटाएंगे 135 अंश वैल्यू आएगी, यानी कि इसमें जो ए वाला विकल्प हो राइट हो जाएगा। ये जो चारों विकल्प दिए गए हैं ए वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आइए 7वां देखते हैं। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के सापेक्ष होता है। देखिए दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव क्या होता है, बड़ा होता है। कहाँ दो भुजा, कहाँ तीसरी भुजा, तो इसमें बड़ा होता नहीं कि ए वाला विकल्प इसमें आपका राइट हो जाएगा 7वां का। प्रश्न संख्या 8वां देखिए। चित्र में वृत्त के केंद्र ओ से जीवा ए बी पर लंब ओ सी खींचा गया है। यहाँ पे ए सी और बी सी का मान पूछ रहा है, ए सी संबंधी बी सी की वैल्यू पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 8वां में। देखिए हम बता दें कि केंद्र से यदि जीवा पर कोई लंब डाला जाता है तो यह जो जीवा ए बी है जीवा को इसको अर्धित करती है, यानी दो बराबर भागों में बढ़ती है, यानी कि ए सी और बी सी दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर अनुपात पूछ रहा है तो ए सी संबंधी बी सी दोनों में चूँकि बराबर का अनुपात है अतः दोनों एक संबंधी एक के अनुपात में आएंगे, अथवा 8वां का ये जो विकल्प है सी वाला राइट हो जाएगा, एक संबंधी एक। अब प्रश्न संख्या 9वां देखिए क्या दिया गया है। एक गोले की त्रिज्या 3 सेमी है, इसका आयतन ज्ञात करना है। देखिए गोले की त्रिज्या का जब त्रिज्या दिया है तो आयतन का फार्मूला लगाइए। गोले का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई r घाते 3। जब इसमें सिंपली आप मान रखते हैं जिसमें कि त्रिज्या r की जो वैल्यू है वो 3 दिया है तो 3 बार गुणा कर देंगे और 4/3, 3 से 3 काट देंगे और पूरा टोटल हल करेंगे तो 36 पाई आएगा। अर्थात इसमें जो विकल्प होगा डी वाला विकल्प इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए क्या आया है। दिए गए चित्र में कोण BOC का मान 90 अंश है, तो कोण ABC का मान ज्ञात करना है। कोण ABC देखिए इस फिगर में क्या दिया गया है, कोण यहाँ से देखें कोण BOC यानी कि केंद्र का कोण दिया गया है। कोण BAC पूछ रहा है, यानी कि ये शेष परिध का कोण। देखिए शेष परिध का बना जो कोण होता है केंद्र पर बने हुए कोण का हाफ होता है, आधा होता है। यदि केंद्र पर कोण 90 है तो वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जो कोण BAC है शीर्ष परिधि पर जो बना कोण है तो आधा करेंगे 90 का तो 45 अंश, अर्थात बी वाला विकल्प राइट हो जाएगा। आइए इसको भी समझ लें। अब चूँकि केंद्र का जो कोण है BAC इसमें 90 अंश दे रखा है और इसमें बस वैल्यू रख दे, 1/2 गुणित 90 करेंगे भाग देंगे तो 45 अंश आएगा, अर्थात जो बी विकल्प है इसमें वो राइट हो जाएगा, बी वाला जो ऑप्शन है। अब प्रश्न संख्या 11 देखिए। एक त्रिभुज की भुजाओं में 25 संबंधी 14 संबंधी 12 का अनुपात है। त्रिभुज की भुजाएं हैं अलग अलग और इसका परिमाप 510 मीटर है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, तो देखिए किस प्रकार से इसको हल किया जाएगा। पहले तो परिमाप दिया है, परिमाप किसे कहते हैं, तीनों भुजाओं के जोड़ को परिमाप कहते हैं। तो यहाँ पर जो अनुपात 25, 14 और 12 दिया है इसको हम क्रमशः मान लेते हैं। माना कि एक भुजा 25x है, दूसरा 14x है, तीसरा 12x है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि परिमाप दिया है, परिमाप का योग करेंगे फिर x की वैल्यू निकालेंगे। आइए इसको चेक करते हैं। तो परिमाप का सिंपली सूत्र रखना, परिमाप तीनों भुजाओं के जोड़ को परिमाप कहते हैं। तीनों को जोड़ेंगे 25x + 14x + 12x बराबर 510 से ऑलरेडी दे रखा है। अब तीनों का योग करेंगे तो 51x आएगा, फिर 510 से भाग देंगे, 51 10 में 510। अब x की वैल्यू जैसे ही मालूम होती है, इसमें पहला जो भुजा 25x है 25 × 10, 14 × 10, 12 × 10। यदि ऐसा कर रहे हैं तो जो सबसे बड़ी भुजा आ रही है वो 250, जैसे ही आप गुणा कर रहे हैं 25 में 10 का, अर्थात इसमें जो विकल्प है वो सी वाला राइट है। जो सी विकल्प है वो राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है
पर और इसके कर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं हैं, तो जो समकोण त्रिभुज है उसकी कर्ण की तो लंबाई दे रखा है और परिमाप, फिर परिमाप दिया, परिमाप माने तीनों भुजाओं के जोड़ को परिमाप कहते हैं। तो उसमें ये पूछ रहा है कि त्रिभुज की जो शेष भुजाएं हैं, यानी कि आधार और जो लंब है वो कितना होगा इसमें से। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले उसमें हम लोग जो है पाइथागोरस का प्रमेय अपनाएंगे। कर्ण पर का बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग का अनुपात होता है और परिमाप का सूत्र रखेंगे। तो परिमाप दिया है तो परिमाप बराबर तीनों भुजाओं के जोड़ को परिमाप कहते हैं। परिमाप 60 दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए जो कर्ण सी है 26 रख दीजिएगा। ए बी प्लस बी सी की वैल्यू जब पक्षांतर करेंगे 60 में से 26 घटाएंगे तो 34 आएगा। चूँकि देखिए समकोण त्रिभुज के लिए क्या होता है, समकोण त्रिभुज में जो पाइथागोरस का प्रमेय है कि कर्ण पर का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक, तो इसमें जो विकल्प पहला दिया है 24 और 10 सेंटीमीटर, इस पर यदि हम अप्लाई करते हैं तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा 26 का वर्ग करिए, शेष दोनों जो छोटी भुजाएं हैं 24 और दूसरा 10 ये विकल्प में दिया है। तो इसका वर्ग और इसका वर्ग करते हैं तो 26 के वर्ग के बराबर आता है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं 676 और यहाँ 576, 24 का वर्ग करेंगे प्लस 10 10 में 100। तो ये सबसे जो दो भुजाएं हैं शेष 24 और 10 दोनों के वर्गों का योग करने पर ये जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है, जैसा कि समकोण त्रिभुज के लिए अप्लाई किया गया, इसके जस्ट बराबर आएगा। अर्थात इसमें जो विकल्प होगा ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक, ए वाला इसमें विकल्प राइट हो जाएगा, जिसमें 24 और 10 जोड़ेंगे तो 34 आएगा। हालांकि इनको भी जोड़ने पर 34 आ रहा है, लेकिन इसमें ये बोल रहा है कि दोनों भुजाओं के वर्गों का योग 676 यानी 26 के बराबर आना चाहिए सबसे बड़ी भुजा के। तो और पर यदि आप अप्लाई करेंगे तो साबित नहीं होगा, 676 नहीं आएगा। अतः ए वाला इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 देखें, दिए गए चित्र में समलंब का क्षेत्रफल है। ये जो समलंब बना हुआ है, ऊपर वाला ये DC 28 है, नीचे वाला ए ये यहाँ से यहाँ तक 40 है और ये त्रिभुज है जिसका कर्ण 15 सेंटीमीटर दिया है और ये 9 सेंटीमीटर दिया है। तो इसमें इस समलंब का, पूरे समलंब का ही क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इस पूरे समलंब का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये तो पहले आयत बन गया, आयत का लंबाई चौड़ाई यहाँ पर दिया है 28, ये आपका 28 मीटर इसकी लंबाई दिया है। और देखिए ये जो नीचे 40 वाली वैल्यू है ये पूरा AB की वैल्यू दे रखा है यहाँ से यहाँ तक। तो लंबाई 28 है और चौड़ाई इसका 9 है आयत का, प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों का योग करेंगे। आइए इसको समझ लीजिए। तो देखिए समलंब है, अब टोटल 40 यहाँ पर दिया है, 40 में से 28 जैसे ही घटाते हैं तो ए वाली वैल्यू आपका 12 आ जाएगा। ठीक, मीटर में हालांकि वैल्यू सब दिया है। और इसके बाद समलंब का जो क्षेत्रफल है टोटल, तो इस आयत का क्षेत्रफल प्लस उस त्रिभुज जो है EBC का क्षेत्रफल, दोनों का योग हमें करना पड़ेगा। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, 28 गुणित 9 हो जाएगा, प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, चूँकि ये देख रहे हैं ना BEC ये लंब है, तो ऐसे में समकोण त्रिभुज हुआ, तो इसके लिए क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणित आधार गुणित इसकी ऊंचाई। ठीक, जो 9 दिया है, तो वही फार्मूला रखा गया, 1/2 गुणित आधार कितना है 12 है और ये जो ऊंचाई इसकी है यहाँ पे 9 दे रखा है। अब इसको जैसे ही सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके जोड़ते हैं तो टोटल 306 वर्ग मीटर आएगा। अर्थात जो इसमें विकल्प है बी वाला राइट होगा, 306 इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या अगला देखिए, बी वाला विकल्प। चौथा देखिए प्रश्न 14 में भी ये चित्र दिया गया है। चित्र में x और कोण PRS का मान होगा। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू ज्ञात करना है और ये जो PRS की वैल्यू ज्ञात करना है, ऊपर वाला 80 अंश दिया है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जो बहिष्कोण होता है ये अपने अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, यानी कि 80 + x इन दोनों के योग के बराबर होगा। यदि x की वैल्यू यदि हम निकाल पाएँ, चूँकि ये दोनों ही मान बराबर है, x है, यह भी x अंदर वाला दिया है त्रिभुज PQR में। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल 180 होता है। यहाँ पे जोड़ेंगे 80 + x बराबर 180, पक्षांतर करेंगे, घटाएंगे इसमें से 180 में से जैसे ही 80 घटाते हैं 100 आता है, x की वैल्यू 50 अंश आ गया। अब चूँकि x + y, अब चूँकि रेखा के एक तरफ के संपूर्ण कोणों का एक फल 180 होता है। देखिए यह कोण और y, x और y ये रेखा के एक तरफ है, तो सबका योग 180 होता है। तो 50 + y बराबर 180, x की वैल्यू 50 है
अब पक्षांतर करेंगे तो y की वैल्यू यानी कि यह जो बहिष्कोण है ये हमें निकल करके चला आया 130 अंश होगा, अर्थात इसमें जो विकल्प होगा वो बी वाला राइट हो जाएगा। एक 50 और दूसरा क्या होगा 130, तो इसमें 50 और 30 अंश वाला विकल्प राइट होगा जो कि बी वाला दिया गया है। प्रश्न संख्या 15वां देखें। 15वां क्या है कि अर्धवृत्त का कोण होता है। देखिए अर्धवृत्त में जो बना कोण होता है वो 190 अंश होता है, 90 डिग्री होता है अर्धवृत्त का कोण, अर्थात जो सी वाला विकल्प है यहाँ पे 90 डिग्री वो राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 दिया है कि यदि एक बेलन की त्रिज्या आधी कर दिया जाए और ऊंचाई दुगना कर दिया जाए तो उसका आयतन कितना हो जाएगा। देखिए वही रहेगा, दुगना होगा, आधा होगा, 4 होगा। कैसे हल करेंगे, क्योंकि बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब इसमें त्रिज्या कह रहा है कि हाफ कर दिया जाए और ऊंचाई को दुगना यानी 2h और त्रिज्या r/2 कर दे इस फार्मूले में पाई आर स्क्वायर एच में, और इसको जैसे ही हल करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, कुल मिलाकर के पाई आर स्क्वायर बचे बाई 2 आ रहा है, अर्थात आधा हो जा रहा है, आयतन का आधा हो जा रहा है, अर्थात तो इसमें जो सी वाला विकल्प है वो राइट होगा। प्रश्न 17वां देखिए, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, तो घन का आयतन होगा। देखिए पहले घन का पृष्ठ का सूत्र लगाएं, 6 भुजा घाते 2 होता है, जैसे ही अप्लाई करेंगे भुजा निकल आएगा, इसके बाद आयतन निकाल लिया जाएगा। जैसे घन के पृष्ठ का सूत्र 6 भुजा घाते 2 होता है। अब इसमें चूंकि पृष्ठ 96 दिया है, 96 बराबर 6 गुणित भुजा के पावर 2, अब 16 6 का 96, 16 आया, भुजा के घाते भुजा स्क्वायर बराबर 16, तो भुजा स्क्वायर का मतलब वर्गमूल निकालेंगे इसका 16 का, तो 4 आएगा। अब घन का आयतन भुजा घाते 3 होता है, 4 का 3 बार गुणा करिए तो 64 आएगा, अर्थात इसमें जो विकल्प है सी वाला राइट होगा। 64 घन सेंटीमीटर सी वाला राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18वां, दिए गए चित्र में मान होगा। दिए गए चित्र में x की वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पे 70 नीचे वाला है, ऊपर वाला x का मान पूछ रहा है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि चूँकि हम लोग जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये और ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, ये 70 है तो ये भी 70 अंश हो जाएगा, अर्थात इसमें जो विकल्प है डी वाला राइट हो जाएगा 70 अंश। प्रश्न 19वां देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 49 का गुणनखंड होगा। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। अब इसका जब हल करेंगे तो ये आएगा इसका आंसर, और हल करने से पहले इसको वर्ग के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, चूँकि एक्स के स्क्वायर तो दिया ही है, 49 का वर्ग के रूप में बदलेंगे तो 7 की पावर 2 होगा, 7 7 49। अब ये फार्मूले में जैसे ही आता है, एक कोष्टक में क्या होता है ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, एक्स प्लस 7 और एक्स माइनस 7, अर्थात इसमें जो विकल्प सी है वो राइट होगा, सी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20वां देखिए, बहुविकल्पी का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का 3, 2, 1 और 4 तथा 5 का माध्य होगा। माध्य यानी समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। 3 प्लस क्या करेंगे, माध्य बराबर 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5 पूरे की बटे उनकी संख्या। संख्या कैसे है, 5 है। देखिए 3, 2, 1, 4 टोटल 5 है, तो टोटल 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5 जोड़ेंगे तो कुल 15 आ रहा है। 3 2 5 1 6 4 10 5 15, 15 भागे 5 करिए 3 आएगा इसका आंसर, यानी कि जो डी वाला विकल्प है इसमें राइट हो जाएगा। तो एक खंड अ के 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखिए खंड ब का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किन्हीं कोई 5 प्रश्नों को हल कीजिए। हर प्रश्न 2 नंबर का है, 10 अंक का टोटल है। क वाला दिया 1/2 और 1/5 के बीच एक परिमेय संख्या का परिकलन करना है। देखिए 2 यदि संख्याएं हैं, इनके बीच यदि परिमेय संख्या का परिकलन करना हो तो इसका फार्मूला वही होता है, 1/2 गुणित दोनों परिमेय संख्याओं का जो दी गई संख्या है दोनों उनका योग होता है। यथा इस प्रकार से ये फार्मूला होता है, 1/2 गुणित पहली संख्या जो 1/2 है प्लस दूसरी संख्या 1/5, दोनों के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी। तो दोनों का जब लसन निकालेंगे तो 10 आएगा, 5 एकम 5 यहाँ पर 2 एकम 2, तिरिय गुणा जैसे ही कर रहे हैं आप, तो 5 2 7, 7/10 दोनों का गुणा कर दीजिए, 1/2 इंटू 7/10, तो 10 7/20 इसका आंसर आएगा। प्रश्न पहले का ख देखें, ख दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस 30 का गुणनखंड कीजिए।
तो इसका गुणनखंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो ए और सी का आपस में गुणा करते हैं, ऐसा खंड गुणनफल करेंगे कि वो जोड़ने अथवा घटाने पर बी यानी कि 11 के बराबर होगा। जैसे 30 का खंड करेंगे, 6 पंचे 30, 6 5 कितना होता है 11। अब x के पहले a की जो वैल्यू है कुछ नहीं तो यहाँ पर मानेंगे 1, और ये 1 और 30 का जैसे ही मल्टीपल करते हैं 30 आता है। 30 का ऐसा खंड करेंगे दो भाग में कि 11 आना चाहिए, यानी कि इस b के बराबर होना चाहिए। तो 6 पंचे 30, 6 5 11 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, उसी उपयुक्त व्यंजक में 11 के स्थान पे 6 + 5 कोष्टक के अंदर लिख करके हल कर लेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 11 के स्थान पे 6 + 5, बाहर कितना है यहाँ पर देखिए x है तो x यहाँ पर लगाएंगे +30, x का दोनों पदों में गुणा करिए 6x और 5x आएगा। इधर से माइनस का अंदर जब गुणा करेंगे कोष्टक तोड़ेंगे तो प्लस माइनस का माइनस, प्लस माइनस का माइनस। अब दोनों का दो जोड़ा बनाइए और जोड़ा बना करके इसमें कॉमन लीजिए। अब इसमें देख रहे हैं ना x कॉमन है तो क्या होगा, x से इसको भाग देंगे तो x - 6 बचेगा। यहाँ से -5 कॉमन लीजिए, 5 से 5 कट जाएगा, x आएगा प्लस यहाँ पे प्लस यहाँ लगा है, चूँकि माइनस निकालेंगे तो माइनस आएगा, 5 × 30 यहाँ पे 6 आएगा। अब यहाँ पे x - 6 x - 6 जैसे ही कॉमन लेते हैं दूसरे क्वेश्चन क्या बचेगा, x - 5 बचेगा। इसका यही हल है। खंड ब का पहले का ग वाला प्रश्न क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो इसमें गोले के वक्र पृष्ठ का फार्मूला अपनाइए। गोले का वक्र पृष्ठ 4πr² होता है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया है। बस सिंपली इस फार्मूले में मान रख देना है, जैसा कि 4 गुणित क्या हो जाएगा 22/7 × r² दिया है, नहीं कि 7 × 7, 7 से 7 काटिए, 22 × 7 × 4 करेंगे टोटल तो 616 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। पहले का घ दिया, सिद्ध कीजिए कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। जी हाँ, अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। कैसे सिद्ध करेंगे आइए इसको हम लोग समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप ये फिगर बनाएंगे और इसमें क्या होता है कि इसका केंद्र O मान लेंगे। माना कि ये कोई अर्धवृत्त है जिसका केंद्र O है और AOB क्या है, व्यास हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। चूँकि हम लोग जानते हैं कि संपूर्ण जो कोण होता है किसी भी बिंदु के चारों तरफ संपूर्ण कोण 360 होता है, लेकिन आधा यदि कोण लेंगे, ये नीचे वाला कोण यहाँ से यहाँ रेखा के कोण के 180 अंश होता है, ऊपर भी 180। तो हमें इस केंद्र के कोण से मतलब है, नीचे वाले कोण से मतलब है। चूँकि दूसरा चीज़ ये जानते हैं, चूँकि व्यास है तो ये अर्धवृत्त हो गया। अब यहाँ पे ये हमें साबित करना कि कोण ACB कितना होगा, 90 अंश होना चाहिए। इसके लिए ये जो केंद्र का कोण होता है और ये शेष परिध का, इसमें एक प्रमेय दिया हुआ कि शेष परिध पर बना कोण केंद्र का आधा होता है। यानी ACB ये 180 है तो ACB कितना हो जाएगा 90 अंश। तो इसके आधार पर हम साबित कर देंगे कि यह जो है एक अर्धवृत्त है। चूँकि अर्धवृत्त के लिए हम लोग जानते हैं उसका कोण 90 अंश होता है। जैसा कि यहाँ पर देखिए, शेष परिध पर का बना कोण केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होता है। चूँकि केंद्र का कोण 180 है, 180 का सिंपली बस आधा कर दीजिए, 90 डिग्री चला आया। अतः इससे हम साबित करते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न देखें अंगा का। यहाँ पर कोई फिगर दिया गया है। इस फिगर में ये पूछ रहा है कि x का मान बताना है और साथ ही साथ सभी कोणों का भी मान ज्ञात करना है। ये 2x है, ये 3x दिया है। अब टोटल ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण कितना अंश होगा। चूँकि हम लोग जानते हैं कि रेखा के एक तरफ के संपूर्ण कोण 180 होता है, तो 3x + 2x बराबर क्या करना है हमें 180 के बराबर करके इसको हल। तो इसमें जैसे ही जोड़ते हैं 3x + 2x, ऊपर का कोण एक तरफ का रेखा के 180 करेंगे तो 5x = 180 काटेंगे तो 180 में 5 का भाग देंगे, 36 आएगा। चूँकि x की वैल्यू 36 आ गया, अर्थात ये 3x वाला में यानी कि 3 × 36 करिए, फिर 2x यानी कि 2 × 36 करिए, तो इसका भी वैल्यू और इसका भी वैल्यू देखिए यहाँ पर निकल आया 72 और 108 अंश। ठीक, अब जैसे ही 72 108 अंश आता है, अब चूँकि ये देख रहे हैं यदि यह आपका 72 हो गया तो ये पूरा 180 होता है। 180 में से 72 घटाएंगे तो ये निकल गया और ये टोटल 180 होता है। 180 में ये वाला 108 आया तो 108 घटाएंगे तो ये नीचे वाला कोण निकल आएगा। ठीक है, इस तरह से हमें सॉल्व कर लेना है। पहले का जो प्रश्न संख्या खंड ब के पहले का च है, देखिए दिया है यदि शंकु की त्रिज्या 4 सेमी, तिर्यक ऊंचाई 5 सेमी, तो आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आयतन शंकु का जो होता है 1/3 πr² होता है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, r की तो वैल्यू दिया लेकिन h की वैल्यू नहीं दिया है। ये जो तिर्यक ऊंचाई l की वैल्यू दिया है, अर्थात हमें h की वैल्यू पहले निकालना होगा। तो इसमें देखिए तिर्यक ऊंचाई को l से व्यक्त किया जाता है, स्मॉल l,
और त्रिज्या जो है वो 4 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया है। अब ये फार्मूला होता है एल बराबर कड़ी में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो एल की वैल्यू 5 रखिए बराबर कड़ी में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि 4 का वर्ग आपको करना पड़ेगा। आगे पहले क्या करेंगे, कड़ी हटाने के लिए दोनों तरफ का वर्ग करते हैं। जैसे ही दोनों तरफ का वर्ग करते हैं 5 × 25 और इधर कड़ी समाप्त हो गया। अब 4 का वर्ग करेंगे 16 आया। अब यहाँ पर 75 करिए, 75 25 में से 16 घटाइए तो एच की वैल्यू कड़ी में 9, 9 का वर्गमूल 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपका एच की भी वैल्यू निकल आई। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर घाते 3। शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एच की वैल्यू 3 सेंटीमीटर और जो आर की वैल्यू दिया था ये 4 सेंटीमीटर दे रखा था शुरू में पहले से ही। तो जब इसमें हम लोग मान रखेंगे 3 से 3 कट जाएगा, 4 चौका 16, 16 पाई घन सेंटीमीटर इसका आंसर आ रहा है। अब देखिए प्रश्न संख्या तीसरा, प्रश्न संख्या दूसरे में क ख ग 3 प्रश्न दिए गए हैं, तीनों अनिवार्य यहाँ पर है। सभी खंड कीजिए, 4 3 12, 12 अंक हैं। क का दिया है कि सिद्ध कीजिए 2 प्लस कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे हम सिद्ध करेंगे, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक। इसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमें मान लेना होगा, माना कि 2 प्लस जो कड़ी में 2 है, हालांकि सिद्ध करना अपरिमेय संख्या, लेकिन इसको हम मानते हैं कि एक परिमेय संख्या है, मान लिया एक परिमेय संख्या है, ठीक। अब चूंकि परिमेय संख्या इसको हमने p से व्यक्त किया, 2 + 2 बराबर कड़ी में p, क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया, जो p है एक परिमेय संख्या है, ठीक। तो अब क्या करना होगा, दोनों तरफ का वर्ग कर दीजिए सिंपली, 2 + 2 इसका वर्ग और p का वर्ग करेंगे, क्योंकि a इधर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, a धन b पूरे का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2 ये भी अप्लाई करते हैं, तो इतना आ रहा है 6 + 4 कड़ी में 2 बराबर p स्क्वायर होगा। अब इसको सिंपली पक्षांतर किया जा रहा है, 4 कड़ी में 2 बराबर p स्क्वायर, ये 6 प्लस उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, p स्क्वायर - 6 हो जाएगा, या कड़ी में 2 बराबर क्या होगा, p स्क्वायर - 6 बटे यहाँ के 4 यहाँ चलाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें देखिए चूँकि p क्या है, एक परिमेय संख्या है, पहले से ही माना, और p स्क्वायर - 6 भी एक परिमेय संख्या होगा। यदि परिमेय संख्या है तो ये टोटल वैल्यू भी एक परिमेय संख्या ही आएगी, जबकि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होती है। अब चूँकि एक अपरिमेय संख्या और ये वैल्यू एक परिमेय संख्या, दोनों गणित का रूल कहता है कि बराबर नहीं हो सकते, नॉट इक्वल बोथ, ठीक। एक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकते, जो कि हमने यहाँ पर माना कि यह एक परिमेय संख्या मान लीजिए। तो जब ऐसा लागू करते हैं तो दोनों बराबर नहीं है, अतः ये हम कह सकते हैं कि 2 + कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। इस तरह से इसको सिद्ध करने थे। प्रश्न संख्या दूसरे का ख, देखिए दिया कि k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x - 1 यह जो व्यंजक है px बराबर 2x² + kx प्लस कड़ी में 2 का एक गुणनखंड हो। तो k का मान ज्ञात करना है। यदि क्या है कंडीशन कि x - 1 इस जो व्यंजक है बहुपद है, इसका एक गुणनखंड है x - 1, तो गुणनखंड कोई कब होता है, जब उसकी वैल्यू x - 1 की वैल्यू x - 1 बराबर हम 0 रखें, तो इसका जो मान होगा अर्थात जो शेषफल होगा वो 0 आना चाहिए। तो चूंकि प्रश्न कह रहा है कि x - 1 इस दिए गए पद का बहुपद का एक गुणनखंड है, तो गुणनखंड होने की यही कंडीशन है कि हम क्या करेंगे, x - 1 बराबर 0 रखेंगे। जैसे ही इतना 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए x बराबर 1 हो जाएगा, यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो x - 1 बराबर 0 रखने पे जब पक्षांतर कर रहे हैं तो x बराबर 0 होगा, यानी कि ये जो px ये जो वैल्यू टोटल है, इसमें भी हम इसका x का मान रखेंगे तो टोटल बराबर 0 आना चाहिए, ठीक। चूँकि x - 1 इसका एक बहुपद का एक गुणनखंड है, तो x बराबर 1, x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 उधर पक्षांतर करेंगे तो ऋण 1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसी वैल्यू यह जो बहुपद दिया गया है इसमें हम x के स्थान पे मान रखते चले जाते हैं 1 1। यहाँ पर देखिए 2x² तो 2 × 1 के घाते 2 हो जाएगा, प्लस k × 1 प्लस 2 कड़ी में 2 होगा, दिया ही है बराबर 0। अब इसको हल करके 2 + k प्लस कड़ी में 2 बराबर कितना आ रहा है, 0। टोटल हल करने पर k की वैल्यू देखिए यहाँ पर निकल कर -2 प्लस कड़ी में 2, यहाँ पर हमने ऋण कॉमन ले लिया है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा।
तो ये क्वेश्चन। अब प्रश्न संख्या ग देखें, दूसरे का ग। बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन समीकरण के हल नहीं हैं। ये यानी कि एक क्वेश्चन दिया है x माइनस 2y बराबर 4। अब यहाँ पे मान दे रखा है कि x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0 आ रहा है, पहला कंडीशन। दूसरा x की वैल्यू 4, दूसरा y की वैल्यू कितना है 0। तो ये कह रहा है कि क्या ये इसका इस समीकरण का ये आंसर होगा या ये हल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे x यानी कि 2, x के स्थान पे 2 रखेंगे, 0 रखेंगे। इतना आने पर यदि यह समीकरण इसका हल है तो यदि इसमें हम मान रखते हैं तो 4 आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के आना चाहिए। यदि आ रहा है तब तो यह हल है, नहीं आ रहा है तब तो हल नहीं। इसी प्रकार यह भी, जैसा कि देखिए सबसे पहले समीकरण को लिख लेते हैं, इसके बाद 2,0 दिया है। 2,0 पहला वाला विकल्प, यानी कि x की मान हम 2 रखेंगे और y का मान 0 रखेंगे। यदि ऐसा करते हैं तो देखिए यहाँ पर हल करते हैं, 2 माइनस 2 गुणित y की वैल्यू ऊपर रखेंगे तो 0, अर्थात हल करने पर ये टोटल मिला करके 2 में से 0 घट रहा है, 2 इंटू 0 करेंगे तो 2 आया, अर्थात ये 4 आना चाहिए। राइट हैंड साइड 4 के बराबर होना चाहिए। अतः यह कह सकते हैं कि जो पहला विकल्प ये वाला दिया है ये राइट नहीं है, ये उस समीकरण का हल नहीं है। अब जो दूसरा विकल्प है 4,0 यानी कि x के स्थान पर 4 रखेंगे, y के स्थान पर 0 रखेंगे तो ये आ रहा है। देखिए 4 आ जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के आ जा रहा है, अर्थात ये जो 4,0 है दिए गए समीकरण का हल है। प्रश्न तीसरा यहाँ से शुरू होता है। इसमें भी 3 क्वेश्चन दिया, क, ख और ग, और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ये 12 अंक का टोटल दिया है, तीनों प्रश्न मिला के। पहला क का दिया है x² प्लस px प्लस q और x² प्लस lx प्लस m को x प्लस a से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक दशा में 0 हो तो सिद्ध क्या करना। सिद्ध ये करना कि a बराबर आना चाहिए m माइनस क्यू बटे l माइनस p के आना चाहिए। कब, यहाँ पर देखिए 2 व्यंजक दिया गया है, पहला x² प्लस px प्लस q और दूसरा x² प्लस lx प्लस m। दोनों को x प्लस a से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक दशा में 0 आ रहा है। ठीक, तो हम लोग शेषफल 0 आ रहा है, यानी कि कहने का मतलब कि x प्लस a दोनों व्यंजकों का एक गुणनखंड है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस a बराबर 0 लिखेंगे, फिर x की वैल्यू जो आ रही है माइनस a इसमें रखेंगे, x की वैल्यू इसमें रखेंगे। इसके आधार पे हम समीकरण बना करके कैलकुलेट करके सिद्ध करते हैं कि क्या इतना आता है a बराबर। जैसा कि प्रश्न कर रहा है कि ये जो व्यंजक है, पहला ये व्यंजक और इतना को x प्लस a से भाग देने पर शेषफल 0 आता है, तो सिद्ध हमें यही करना है, a बराबर m माइनस क्यू बटे l माइनस पी। तो हमें क्या करना है, यदि x प्लस a दिए गए व्यंजकों का गुणनखंड है तो x प्लस a बराबर हम क्या करेंगे, 0 के करेंगे। x प्लस a बराबर 0, देखिए यहाँ पे जैसे हमने किया x प्लस a बराबर 0, यानी कि जब पक्षांतर करेंगे तो x बराबर माइनस a आ रहा है। अब x बराबर माइनस 1 व्यंजक 1 में मान रखेंगे, व्यंजक 1 यहीं दिया गया है, इसमें हम x के स्थान पे ऋण a रख रहे हैं तो हमें a प्राप्त हो रहा है। a² माइनस पी ए, ऋण a का p में गुणा हुआ है, पी ए प्लस क्यू बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से जो दूसरा व्यंजक है इसमें भी हम सिंपली x के स्थान पे माइनस a रखते चले जा रहे हैं। यहाँ देखिए कोष्टक में किया गया है l इंटू माइनस a प्लस m बराबर 0। इसको सॉल्व करने पर इस समीकरण नंबर 2 आया। अब समीकरण 1 और 2 क्या कर रहा है, देखिए समीकरण 1 का राइट साइड यहाँ पे 0, समीकरण 2 का राइट साइड 0। चूँकि एक पक्ष बराबर है तो इधर का भी पक्ष बराबर होना चाहिए दोनों समीकरण से। तो सिंपली दोनों को यहाँ पे हम बराबर कर दे रहे हैं। बराबर करने पर a² से a² कट रहा है, इसके बाद इसको क्या किया जा रहा है, पक्षांतर। देखिए यहाँ पे जो चीज़ आ रहा है सजाती सजाती एक तरफ पक्षांतर किया जा रहा है। l a माइनस पी ए, इधर से जो है ऋण l a था तो उधर ले जाएंगे तो प्लस l a हो जाएगा, माइनस पी ए है बराबर m माइनस a प्लस क्यू, उधर जाएगा तो माइनस क्यू हो जाएगा। यहाँ से a कॉमन ले लिया, जैसे ही a कॉमन लेते हैं तो a बराबर यदि मान निकालना तो इधर की राशि बटे इधर की राशि, और यही हमें प्रूव करना था, सिद्ध करना था।
एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लें जो कि हमने सॉल्व किया है। सबसे पहले दोनों व्यंजकों को आप लिख लेते हैं। इसके बाद चूंकि इसमें यही बोल रहा था कि x माइनस ए दिए गए व्यंजक का गुणन, x प्लस ए दिए गए बहुपदों का गुणनखंड है। गुणनखंड होने की दशा में क्या होता है, दोनों को हम शून्य के बराबर करते हैं। x प्लस ए बराबर 0 करेंगे तो x बराबर माइनस ए आ गया। इसमें हम जो पहला व्यंजक ये दिया है इसमें हम सिंपली x के स्थान पे माइनस ए लिख करके हल करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। इसी प्रकार से जो दूसरा व्यंजक है उसमें भी ए का मान रखेंगे, इक्वेशन 2 आ गया। अब दोनों का दोनों लेफ्ट हैंड साइड देखिए बराबर है 0 0, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होना चाहिए। सिंपली इसको बराबर करके सजाती देखिए पक्षांतर किया जा रहा है। स्क्वायर से स्क्वायर कट जा रहा है, पक्षांतर करने पर यहाँ पर दोनों में ए कॉमन होगा। ए कॉमन जैसे ही लेते हैं तो ए का वैल्यू इस तरह से आ जाता है हमारे सामने। प्रश्न तीसरे का ख देखें। ये जो चित्र है इस चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, कोण ए ओ सी वृत्त का व्यास है, यहाँ से ए ओ सी पूरा व्यास। तो कोण ए ओ बी 80 अंश, ये नीचे वाला कोण 80 अंश है। कोण ओ बी सी ज्ञात करिए। ओ बी सी ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है, ओ बी सी ये वाला। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, चूँकि देखिए केंद्र का कोण दिया हुआ है, ये एक वृत्तखंड है जिसमें केंद्र का कोण ए ओ सी दिया है, तो शेष परिध का ये सी वाला कोण यानी कि ए सी बी ये निकाल लेते हैं। इस क्या हो जाएगा, 80 का आधा ये 40 हो जाएगा। चूँकि आप देखिए कि ओ ए और ओ ए ओ बी और ओ सी ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं जो सदैव बराबर होती हैं। यदि इस दिशा में यहाँ पे काम करेंगे ओ बी सी में तो ये भुजा दोनों बराबर हो जाएगी। यदि भुजा बराबर है तो आमने सामने के कोण भी बराबर हो जाएंगे। यथा तो वो सिंपली जो शेष परिध का कोण था ए सी बी, इसको इस तरह से ज्ञात कर लेंगे। शेष परिध का ये जो कोण होता है केंद्र यानी कि 80 का आधा कर देंगे तो 40 निकल कर चला आया। चूँकि यहाँ पर बात हो रही कि ओ बी और ओ सी ये वृत्त की त्रिज्या है इस त्रिभुज में। अब त्रिज्याएँ सदैव बराबर होती हैं कहीं भी किसी भी दशा में, अर्थात हम कह सकते हैं ओ बी और ओ सी ये भुजा बराबर हो गया। यदि ये एक छोटा सा त्रिभुज मान लें ओ बी सी को ये वाला, तो यदि ये भुजा ये दोनों बराबर है तो आमने सामने के ये वाले कोण भी बराबर हो जाएंगे। यदि यह 40 निकला तो यह भी 40 हो जाएगा। वही चीज़ पूछ रहा था कि कोण ओ बी सी यानी कि ये वाला कोण कितना होगा, ये 40 अंश हो जाएगा। यही सिद्ध करना था, हल करना था। और जो तीसरा प्रश्न है, प्रश्न तीसरे का ग, x के घाते 3 धन 125 को गुणनखंड करना है, इसको हल करना है। तो a घाते 3 धन b घाते 3 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें सबसे पहले घन के रूप में इसको चेंज कर लीजिए, चूँकि 125 का घन 5 के घाते 3 के बराबर होगा। अब ये इसका सूत्र होता है a प्लस बी, दूसरे में a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण ए बी। तो a प्लस बी यानी x प्लस 5 हो जाएगा। दूसरे में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 25 माइनस ए बी करेंगे यानी कि 5x इसका आंसर आएगा। प्रश्न संख्या चौथा, निम्नलिखित में से कोई एक प्रश्न को हल करें। क का दिया है देखिए, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12 संबंध 17 संबंध 25 है, उसका परिमाप दिया है 540। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चूँकि भुजाओं का अनुपात 12, 17 और 25 दिया है तो इसको हम मानते हैं कि माना कि इसकी भुजाएं क्रमशः 12x, 17x और 25x हैं। इसके बाद परिमाप हम जानते हैं कि तीनों भुजाओं का जोड़ का योग जो होता है परिमाप बराबर कितना 540 होता है। इसके आधार पे हम क्या करेंगे कि एक्चुअल जो भुजाएं हैं 12x, 17x और 25x, इसमें हम x का मान जैसे ही आता है और रख करके हल कर लेते हैं, फिर उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसमें देखिए हम मान लेंगे 12x, 17x और 25x इस त्रिभुज की क्रमशः भुजाएं हैं। अब चूँकि परिमाप यहाँ पे 540 दिया है, तीनों के जोड़ को परिमाप कहते हैं। 54x बराबर 540 आएगा, काटेंगे तो x की वैल्यू 10 आएगा यानी कि a माना पहली भुजा a 12x यानी कि 12 गुणित 10, b 17x यानी 17 गुणित 10, c 25x यानी 25 गुणित 10 करके इस तरह से तीनों भुजाओं निकाल लिया। अब हम जानते हैं कि एक होता है अर्ध परिमाप जिसको s से व्यक्त करते हैं। s बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो तीनों का हम अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। ठीक है, 120 प्लस 170 प्लस 250 तीनों को जोड़ करके आधा करेंगे तो अर्ध परिमाप यस की वैल्यू यहाँ पे निकल आएगा 270। अब इसके लिए यस की वैल्यू निकल आया। अब हम ये फार्मूला जानते हैं हीरो का जो सूत्र होता है
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करड़ी में एस कोष्टक में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस क्या है? अर्ध परिमाप। बस इसी फार्मूले में हम ए और बी और सी की तो वैल्यू यहाँ पर निकाली गई। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 170, सी की वैल्यू 150। अब इस फार्मूले में सिंपली मान रखा जा रहा है। मान रख करके कैलकुलेट करने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 9000 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। प्रश्न 4 का ये जो ख वाला देखिए, दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। देखिए समबाहु त्रिभुज का मतलब कि उसकी प्रत्येक भुजा बराबर, और कोई भी त्रिभुज होता है यदि भुजा बराबर होती है तो उसके आमने सामने के कोण भी आपस में बराबर होने लगते हैं। यदि एक त्रिभुज ए बी सी हो जिसमें कि सभी भुजा बराबर ए बी, बी सी और सी ये सब बराबर हों, तो इनके जो सम्मुख कोण हैं, यानी इस भुजा के सामने का ये कोण, इसके सामने का ये और इसके सामने का ये कोण, ये सम्मुख कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। अब यदि एक कोण हमने x माना तो यह भी x, तीनों x हो जाएंगे। और दूसरा का एक ही त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल 180 अंश होता है। तो x प्लस x बराबर 180, यानी 3x बराबर 180। x की वैल्यू 60 अंश हो गया। 60 अंश का मतलब कि ये प्रत्येक कोण इसके बराबर हो गए, यानी कि यह समबाहु त्रिभुज है जिसका प्रत्येक कोण कितना अंश होता है? 60 अंश होता है। पेपर का अंतिम प्रश्न देखिए, पाँचवां का निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न को हल कीजिए। 8 नंबर का है और पहला क्वेश्चन है, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेमी, आधार की त्रिज्या 12 सेमी, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल होता है, संपूर्ण पृष्ठ पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर होता है। तो सबसे पहले शंकु का वक्र पृष्ठ निकालेंगे। वक्र पृष्ठ के लिए यहाँ पे हमें ऊंचाई h की वैल्यू दे रखा है और त्रिज्या r की वैल्यू दिया है। वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है, l की वैल्यू नहीं दिया है, यानी कि तिर्यक ऊंचाई हमें निकालना होगा। तो h की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 16 और r 12। तो तिर्यक ऊंचाई देखिए l बराबर क्या होता है? करड़ी में h का वर्ग प्लस r का वर्ग होता है। अब इसमें 16 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग करेंगे तो 256 प्लस 144 यानी 400। एल की वैल्यू निकल आया, 400 वर्गमूल निकालते हैं तो 20 आता है, 20 सेंटीमीटर। अब वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल, इसमें मान रख करके ये वक्र पृष्ठ निकाले 753.6, पाई का मान 3.4 होता है और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर होता है, यानी कि पाई आर का इसमें गुणा हो रहा है एल में, तो पाई आर एल प्लस पाई आर का इसमें आर में गुणा करना तो पाई आर स्क्वायर आएगा। अब चूंकि ये पाई आर एल ये शंकु का वक्र पृष्ठ होता है, ये तो हमने उपयुक्त में यहाँ पर निकाला जितना ये वैल्यू आ रहा है, तो इसकी वैल्यू रख दिया गया। अब प्लस पाई की वैल्यू 3.4 गुणित आर की वैल्यू यहाँ पे 12 दे रखा है, 12, तो आर स्क्वायर है तो 2 बार 12 गुणित 12 करेंगे। इस तरह से दोनों का योग करके 120, देखिए 1205.76 वर्ग सेंटीमीटर संपूर्ण पृष्ठ इसका आएगा। प्रश्न संख्या 5वां का ये आखिरी क्वेश्चन ख वाला देखिए, समीकरण 2x - y + 3 = 0 का आलेख खींचिए और आलेख द्वारा y का मान ज्ञात कीजिए जबकि x की वैल्यू 2 हो। आलेख द्वारा y का मान ज्ञात करना है, किस कंडीशन में? x की वैल्यू 2 रखना है। तो ये जो इक्वेशन है 2x - y + 3 = 0, इसका आलेख आइए किससे कैसे बनाते हैं हम लोग? आलेख हम क्रमशः इसको मान कर बनाते हैं। माना कि x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1 है, अलग अलग x की वैल्यू 3 है, तो कम से कम 2 रीडिंग लेना पड़ता है और x की वैल्यू कुछ रख करके हम y की वैल्यू निकाल करके हम इसका ग्राफ खींचेंगे। तो ये देखिए दिया गया इक्वेशन है 2x - y + 3 = 0। तो इस समीकरण में हमें अपने से x की वैल्यू रखना पड़ेगा। पहले 0 से शुरू करते हैं, पहले 0 रखेंगे तो x की वैल्यू जैसे ही इसमें 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 3 निकल आती है, ठीक, यानी x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 3। अब x की वैल्यू यदि 1 रखते हैं तो y की वैल्यू इसी इक्वेशन में यदि 1 रखते हैं अर्थात 2 गुणित 1 माइनस y की वैल्यू हम जो है निकाल लेंगे अभी, प्लस 3 = 0 करते हैं तो y की वैल्यू यहाँ पे 5 निकल आया, अर्थात 2 रीडिंग हमको मालूम हो गया। एक तो x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 5। अब ग्राफ कैसे खींचेंगे? तो ग्राफ खींचने के लिए हम क्या मानते हैं कि पैमाना मानते हैं। माना x अक्ष और जो y अक्ष होता है भुज और कोटि, तो ये x अक्ष और ये y अक्ष, इसके लिए हम क्या मानेंगे? माना x तथा y अक्ष पर एक इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर, जो छोटे छोटे स्केल में
खाने बने होते हैं 10-10 मिलीमीटर का, तो 1 सेंटीमीटर को हमने 1 इकाई मान लिया। इस तरह से इधर 0, 1, 2, 1-1 सेंटीमीटर ऐसे करके हम मार्किंग करते हैं। इधर भी अप साइड में और लो साइड में, इधर राइट और लेफ्ट साइड, हर तरफ इस तरह से बना लेंगे। इसके बाद जो वैल्यू दिया है देखिए यहाँ पे 0,3, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 3 आनी चाहिए। तो एक्स की वैल्यू 0 यानी कि ये जो कोटि आप देख रहे हैं ये भुज है और ये कोटि ये वाई की वैल्यू है, वाई अक्ष है। तो वाई अक्ष पर एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 3 का मतलब 1, 2, 3, यहाँ एक मार्क आपको समझ में आएगा। दूसरा तो 1 और 5 यानी कि एक्स का वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 5 रखना है दूसरे कंडीशन में। तो एक्स की वैल्यू 1 यहाँ पे, चूँकि ये पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव, ये देखा पॉजिटिव होती है, इधर माइनस होता है, नीचे माइनस होता है। 1,5 मतलब 1, 2, 3, 4, 5 इकाई यहाँ जाएंगे तो यहाँ आएगा एक सीधे में। तो अब इसको एक इस तरह से एक बिंदु ये प्राप्त हुआ, एक दूसरा बिंदु ये, इस तरह से आप खींच दे बड़ा रेखा में। तो यहीं दिए गए जो है समीकरण का एक ग्राफ बन गया। अब इस ग्राफ में ये चीज़ पूछ रहा है कि यदि x की वैल्यू -2 किया जाए, -2 किस कंडीशन में आएगा? जब हम इस x अक्ष पे इधर आप लेफ्ट साइड में जाएंगे, -1, -2, -3। तो -2 देखिए यहाँ पे है, -2 यहाँ पे है। अब यहाँ से हम लंब खींचते हैं एक रेखा पर, तो लंब जैसे ही खींचेंगे, यहाँ से ऐसे लंब खींचेंगे, इस रेखा पे हम लंब खींचेंगे सिंपली ऐसे। तो जैसे ही हम लंब खींचते हैं तो यहाँ इसको काट रहा है। अब यहाँ काटने का मतलब इसके सीध में यहाँ -1 वैल्यू आ रही है, इससे मिलाएंगे तो ये जो y की वैल्यू है -1 आ जाएगा। ठीक है, यही हमें सॉल्व करके हल करना था, बताना था। सो वेरी वेरी थैंक्स।